ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि एक प्रेग्नेंट औरत को भारी बारिश में बड़ी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है डिलीवरी के लिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसके शौहर ग्रेग को ये दुखद खबर देता है कि डिलीवरी के दौरान उसकी बीवी की मौत हो गई है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उनका बच्चा अल्बिनिज्म नाम की जेनेटिक बीमारी के साथ पैदा हुआ है, जिसमें शरीर में रंगत नहीं होती। फिर ग्रेग को उस बच्चे के पास ले जाया जाता है, जो उस वक्त ब्रेनवेव टेस्ट के लिए मशीन से जुड़ा होता है। लेकिन जब ग्रेग उस बच्चे को देखता है जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद और अजीब सी होती है, तो वो गम से इतना टूट जाता है कि उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद कहानी अचानक 20 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ शेरिफ डग और उसकी टीम एक फार्म हाउस में एक बूढ़े आदमी की मौत की तहकीकात कर रहे होते हैं। वो ये तय करते हैं कि उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन शायद वो भी अल्बिनो था। जब वो लोग घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलता है, जिसमें एक लड़का छुपा होता है। वो उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं, मगर वो डरा हुआ होता है और बाहर आने से इनकार कर देता है। डग फिर चाइल्ड सर्विसेज की साइकोलॉजिस्ट जेसी काल्डवेल को बुलाता है। जेसी थोड़ी ही देर में पहुंचती है और सीधा बेसमेंट में जाती है, जहां वो उस लड़के को एक कोने में सहमा हुआ पाती है। जेसी की नरमी और प्यार भरी बातों से वो लड़का आखिरकार रोशनी में आ जाता है और उसकी चमकती सफेद स्किन सबके सामने आती है। उसका असली नाम जर्मी रीड होता है, लेकिन उसे पाउडर कहा जाता है उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा की वजह से। ये सामने आता है कि पाउडर ने कभी अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसे ये नाम किसने दिया। थोड़ी देर बाद जेसी पाउडर से पूछती है कि जब उसके दादा मर गए थे तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। पाउडर दुख भरे लहजे में बताता है कि उसके दादा ने उसे समझाया था कि अगर किसी को वो दिख गया तो लोग उसे ले जाएंगे। इसी डर से वो हमेशा लोगों से दूर रहा। तालीम के लिए उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी और हर किताब को उसने पूरा याद कर लिया है। पाउडर का दावा है कि वो हर किताब का हर पैराग्राफ बिल्कुल सही दोहरा सकता है। ये सुनकर जेसी एक मुश्किल सी किताब उठाती है जो आमतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उससे एक खास पेज नंबर सुनाने को कहती है। पाउडर उस पेज का पहला पैराग्राफ बिना किसी गलती के सुना देता है, जिससे जेसी बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद पाउडर जेसी के साथ बेसमेंट से बाहर आता है और वो उसे एक लड़कों के हॉस्टल लेकर जाती है, क्योंकि अब वो सरकार की देखरेख में है। जब वो हॉस्टल पहुंचते हैं तो वहाँ के सारे लड़के पाउडर को हैरानी से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी तरह कोई नहीं देखा होता। उसी रात जब पाउडर डिनर कर रहा होता है तो कुछ बदमाश लड़के उसके पास आते हैं। उनका लीडर जॉन उससे कहता है कि वो अपनी नाक पर चम्मच रखे, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि पाउडर चम्मच लेकर उसे मेज पर खड़ा कर देता है और बाकी चमचों को भी उसकी तरफ खींचने लगता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे लड़के हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो कोई अजीबोगरीब फ्रीक है या फिर शायद उसकी किसी किताब में मैग्नेट्स के बारे में कुछ लिखा होगा। उधर डग जब अपने घर वापस आता है तो दरवाजे पर उसका बेटा स्टीव खड़ा होता है। बाप बेटे का रिश्ता बहुत ठंडा होता है और दोनों एक दूसरे को देखे बगैर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि स्टीव अपनी बीमार माँ एम्मा को देखने आया है, जो कैंसर की वजह से बिस्तर पर पड़ी होती है। केयरटेकर डग को बताता है कि अपने बेटे को देखकर एम्मा को ऐसी राहत मिली है जो कोई दर्द की दवा भी नहीं दे सकती थी। कुछ दिनों बाद पाउडर स्कूल में दाखिल हो जाता है और एक फिजिक्स क्लास में शामिल होता है। क्लास के दौरान प्रोफेसर रिप्ली एक मशीन दिखाते हैं जिसका नाम जैकब्स लैडर होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। जैसे ही मशीन ऑन होती है पाउडर बेचैन हो जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है। अचानक मशीन ओवरलोड हो जाती है और एक जोरदार बिजली का झटका सीधा पाउडर के सीने में लगता है। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि पाउडर हवा में उठने लगता है। प्रोफेसर डॉनेली मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, मगर जब कुछ नहीं होता तो वो एक कुर्सी से मशीन को तोड़ देता है। तब जाकर सब शांत होता है। इस हादसे के बाद सारे बच्चे क्लास से भाग जाते हैं, जबकि पाउडर बेहोश फर्श पर पड़ा होता है। प्रोफेसर डोनाल्ड जब उसे चेक करता है और उसके शरीर को छूता है तो वो एक अजीब सी एनर्जी महसूस करता है, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो एक तरह की ट्रांस जैसी हालत में चला जाता है। अगले सीन में पाउडर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डोनाल्ड डॉक्टर को सारा वाकया बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि इतनी ताकतवर बिजली का झटका आमतौर पर किसी को मार ही देता है या फिर कम से कम उसके शरीर पर जलने के निशान छोड़ देता। डोनाल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि पाउडर का शरीर लगातार इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से गुजरता है, जिस वजह से उसके शरीर पर बाल नहीं है। इसी दौरान
एक नर्स आती है और बताती है कि पाउडर हॉस्पिटल से भाग चुका है। शायद उसने मौका देखकर खिड़की से छलांग लगाई। उधर पाउडर एक सड़क पर चल रहा होता है, तभी उसे उसकी क्लास की लड़की लिंड से मिलती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और पास में खड़ा एक पड़ोसी उन्हें घूर रहा होता है। पाउडर पीछे मुड़कर उसे देखता है और लिंड से कहता है कि वो उस आदमी के मन की बातें सुन सकता है। मगर जेसी को लगता है कि पाउडर जो भी देख या महसूस कर रहा है वो सिर्फ बिजली के झटके की वजह से हो रहा है। शायद ये सब उसका वहम है। इसके बाद पाउडर अपने दादा दादी के पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे डग और उसका साथी डंकन पकड़ लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठने को कहते हैं। जब पाउडर को दोबारा स्कूल लाया जाता है तो उसे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता है, जहाँ उसके असाधारण दिमाग और बुद्धि पर चर्चा होती है। स्कूल का प्रिंसिपल खुद उससे मिलने आता है और बताता है कि उसके IQ टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पाउडर का IQ 300 से भी ऊपर है, जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान से भी ज्यादा है। प्रिंसिपल कहता है कि पाउडर एक बेहद यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन पाउडर को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ यही कहता है कि उसे अपने घर लौटने दिया जाए। लेकिन जेसी उसे बताती है कि अब वो अपने पुराने घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब बैंक के पास चली गई है। अगले सीन में स्कूल के स्टूडेंट्स डग और डंकन के साथ जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर जाते हैं। रात को जब सारे बच्चे आग के चारों ओर बैठे होते हैं, पाउडर अकेला एक तरफ बैठा होता है। डग उसकी तन्हाई देखकर पास आता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसी वक्त तूफान शुरू हो जाता है और पाउडर कहता है कि उसे ये तूफान अपने अंदर महसूस होता है। वो बताता है कि जब वो बिजली को देखता है तो उसे उसमें एक चुंबकीय खिंचाव महसूस होता है, और जब वो गरज सुनता है तो उसका डर के मारे पैजामा गीला हो जाता है। कहानी में थोड़ी कॉमिक टोन है। पाउडर याद करता है कि उसकी दादी कहती थी कि ये सब खुदा है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तभी उन्हें बिजली का झटका लगा था। शायद यही वजह है उसके खास होने की। अगली सुबह जब पाउडर जंगल में अकेले घूम रहा होता है, उसे जॉन और मिच मिलते हैं, वही बदमाश लड़के। बिना किसी वजह के जॉन उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि वो उसे अभी मार सकता है, लेकिन तभी दूर से एक गोली चलने की आवाज आती है और सबका ध्यान बंट जाता है। सब उस तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि डंकन ने एक हिरन को गोली मार दी है। पाउडर उस मंजर को देखकर बहुत ज्यादा असर में आ जाता है, क्योंकि वो उस जानवर के दर्द और डर को पूरी तरह महसूस कर सकता है अंदर से। इस सब का बिजली से क्या लेना देना है, सोचने वाली बात है। जब पाउडर से ये और नहीं सहा जाता, वो डंकन की कलाई को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से हिरन की गर्दन को छूता है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो हिरन का सारा दर्द और डर डंकन के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, जिससे डंकन का पूरा शरीर कांपने लगता है और वो तड़पने लगता है। जैसे जैसे दर्द बढ़ता है, जॉन फिर से पाउडर पर बंदूक तानता है और कहता है कि वो डंकन को छोड़ दे, लेकिन पाउडर बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहता है और डंकन को तकलीफ देना जारी रखता है। गुस्से में आकर जॉन ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि मिच बीच में कूद पड़ता है और बंदूक को ऊपर कर देता है। इस तरह वो पाउडर की जान बचा लेता है। इन घटनाओं के बाद पाउडर को वापस जेसी के पास लाया जाता है, जो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। वो उसके हालात और मानसिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान होती है, लेकिन पाउडर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और बस कहता है कि वो घर जाना चाहता है। जब जेसी उसे रोकने की कोशिश करती है तो पाउडर को गुस्सा आ जाता है और अनजाने में वो अपनी ताकतें छोड़ देता है, जिससे कमरे के शीशे और लाइट्स चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से आत्मविश्वास के साथ चला जाता है और कहता है कि जेसी उसे ज्यादा देर तक वहाँ रोक नहीं पाएगी। उधर डग अपने घर लौटता है और फैमिली डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीवी की हालत और बिगड़ चुकी है और अब वो बहुत दर्द में है। डग समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी इतनी तकलीफ के बावजूद जिंदा क्यों रहना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि इसकी कोई न कोई वजह जरूर होगी। डॉक्टर कहता है कि शायद अब वो वजह कभी पता न चले, क्योंकि अब डग की बीवी कुछ बोल पाने की हालत में नहीं है। अगले दिन पाउडर अकेला डाइनिंग रूम में बैठा होता है कि तभी प्रोफेसर डोनाल्ड उसके पास आता है। वो बताता है कि जब क्लास में उसने पाउडर को छुआ था तब उसने अपने अंदर एक जबरदस्त
जबरदस्त एनर्जी महसूस की थी। वो उस एनर्जी को इतना ताकतवर बताता है कि जैसे वो फिर से जवान हो गया हो। डोनाल्ड आइंस्टाइन के एक थ्योरी का जिक्र करता है जिसमें कहा गया है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो वो नामुमकिन चीजें भी कर सकता है। शायद पाउडर भी ऐसा ही कर पा रहा है और उसकी सारी ताकतें इसी वजह से हैं। डोनाल्ड फिर कहता है कि वो पाउडर से दोस्ती करना चाहता है ताकि वो उसे और बेहतर समझ सके। पाउडर थोड़ा डरा हुआ होता है और झिझकता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। दूसरी तरफ डग डंकन के घर जाता है और देखता है कि उसने अपने सारे हथियार घर से हटा दिए हैं, जबकि वो पहले शिकार का बहुत बड़ा दीवाना था। डग जब उससे वजह पूछता है तो डंकन इमोशनल हो जाता है और बताता है कि जब पाउडर ने हिरन का दर्द उसमें ट्रांसफर किया था तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद मरने वाला हो। डंकन कहता है कि वो इतना ज्यादा डरा हुआ था उस अनुभव से कि अब वो फिर कभी बंदूक को हाथ तक नहीं लगाना चाहता। ये सब सुनकर डग को एहसास होता है कि पाउडर में वाकई कुछ असाधारण ताकतें हैं और तभी उसके जहन में एक नया आइडिया आता है। डग ये फैसला करता है कि वो उस लड़के यानी पाउडर की मदद लेगा ताकि वो अपनी बीमार और आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी बीवी से बात कर सके। थोड़ी देर बाद डग पाउडर को अपने घर लेकर आता है और अपनी बीमार बीवी एम्मा से मिलवाता है। पाउडर बड़े प्यार से एम्मा की पेशानी को छूता है और उसके जहन में उतर जाता है। फिर वो उसके दिल की बातें डग तक पहुंचाता है। पाउडर की टेलीपैथिक ताकत की मदद से डग को पता चलता है कि एम्मा अभी इसलिए जिंदा है क्योंकि वो बिना अपनी शादी की अंगूठी पहने और अपने बेटे स्टीव से सुलह किए बिना दुनिया से जाना नहीं चाहती। वो डग को एक पुरानी और प्यारी याद दिलाती है। जब स्टीव छोटा था तो वो दोनों बर्फ में खेलते थे और उस दौरान उसकी शादी की अंगूठी खो गई थी। ये सुनकर डग को सब याद आने लगता है कि कैसे स्टीव रोज स्कूल से आने के बाद घंटों तक बर्फ में उस अंगूठी को ढूंढता था। फिर एम्मा बताती है कि स्टीव ने वो अंगूठी ढूंढ ली थी और तब से वो अंगूठी एक सिल्वर डिब्बे में उसकी नाइट स्टैंड पर रखी हुई है। ये जानकर डग का दिल भर आता है। वो बहुत भावुक हो जाता है और बड़े प्यार से एम्मा की उंगली में वो अंगूठी पहना देता है। इसके बाद पाउडर अपना दूसरा हाथ डग की कलाई पर रखता है जिससे डग को अपनी बीवी की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सब देखकर डग बेकाबू होकर रोने लगता है। वो अपनी बीवी को गले लगाता है और उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। एम्मा अपनी आखिरी सांस लेने से पहले एक बार अपनी आंखें खोलती है और फिर बहुत सुकून से हमेशा के लिए सो जाती है। कुछ ही देर बाद स्टीव भी वहाँ आ जाता है और डग उसे देखकर बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लेता है। बाप बेटे के सालों पुराने गिले शिकवे मिट जाते हैं और दोनों फिर से एक हो जाते हैं और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ पाउडर की वजह से। इसके बाद सीन कट होता है और लोकेशन बदलकर एक काउंटी फेयर में चला जाता है जहाँ पाउडर को लिंडसे मिलती है। ऐसा लगता है कि लिंडसे ही अकेली इंसान है जो उसे किसी अजनबी या अजीब नजर से नहीं देखती। दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और तभी पाउडर अचानक लिंडसे का हाथ पकड़ता है। इससे दोनों एक दूसरे की अंदरूनी सोच और जज्बात सुन पाते हैं। इस बातचीत में लिंडसे को पता चलता है कि पाउडर का बाप उसे उसके अल्बिनिज्म की वजह से छोड़ गया था। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो पाउडर को दिलासा देती है कि उसकी शक्ल दुनिया की सबसे खूबसूरत शक्ल है। फिर वो अचानक उसे चूम लेती है और ये नजारा पास खड़े लोगों की नजर में आ जाता है। बदकिस्मती से लिंडसे का बाप भी ये सब देख लेता है और गुस्से में पाउडर को बुरी तरह ताने मारता है। वो उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, मगर किस्मत से जेसी जो वही मेला देख रही होती है बीच में आ जाती है। वो माफी मांगती है और पाउडर को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद दिल टूटे हुए पाउडर वापस हॉस्टल आता है और अपने सामान को समेटने लगता है। वो अब अपने पुराने फार्म की तरफ भाग जाना चाहता है, लेकिन जब वो निकलने ही वाला होता है तो उसे कुछ लड़कों की बास्केटबॉल खेलते हुए आवाजें सुनाई देती है। जिज्ञासावश वो कोर्ट की तरफ जाता है और देखता है कि ये वही जॉन और उसके साथी है। पाउडर उनसे कोई लेना देना नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ से निकलने लगता है, मगर जॉन उसका रास्ता रोकता है और उसकी टोपी छीन लेता है। फिर वो पाउडर को चैलेंज करता है कि अगर उसमें दम है तो अपनी ताकत से ये टोपी वापस लेके दिखाए। पाउडर आसानी से ऐसा कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो जॉन के दिमाग में उतरता है और उसकी दर्दनाक बचपन की यादों को उजागर करता है। पता चलता है कि जॉन का सौतेला
बाप भी कभी उसकी असली बाप की दी हुई टोपी छीन लेता था और फिर उसे ऐसे ही जलील करता था जैसे वो आज पाउडर के साथ कर रहा है। मगर ये बात सुनकर जॉन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बदला लेने की ठान लेता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और जॉन पाउडर को जबरदस्ती बाहर खींच कर ले जाता है। वो उसे बुरी तरह जलील करता है, उसके कपड़े उतार देता है और कीचड़ में धक्का देकर गिरा देता है ताकि उसके सफेद जिस्म को रंग मिल जाए। इतनी जिल्लत अब पाउडर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो एक जोरदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है जो गोल घेरे की तरह चारों ओर फैल जाती है और सारे बदमाश लड़कों को हवा में उड़ा देती है। कुछ सेकंड्स बाद सब लड़के होश में आ जाते हैं सिवाय जॉन के। मिच भागकर उसके पास आता है और देखता है कि जॉन का दिल धड़कना बंद हो चुका है, वो मरने के बिल्कुल करीब है। ये देखकर पाउडर को तुरंत पछतावा होता है और वो जल्दी से उसके पास आकर CPR देना शुरू कर देता है। मगर अपने पावर्स के साथ किस्मत से उसकी कोशिश रंग लाती है और जॉन फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर सारे लड़के हैरान रह जाते हैं, खासतौर पर मिच, और तभी वो पाउडर की मदद करने का फैसला करता है। वो उसे चुपचाप एक गाड़ी में बैठने में मदद करता है जो उसके दादा के पुराने फार्म की तरफ जा रही होती है ताकि वो बिना किसी परेशानी के भाग सके। लेकिन जब पाउडर फार्म पहुंचता है तो देखता है कि घर को बैंक ने जब्त कर लिया है और उसके सारे सामान को हटा दिया गया है। कुछ देर बाद जेसी वहां पहुंचती है। वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो उसके लिए कोई बेहतर जगह ढूंढेगी जहां उसे समझा जाएगा और अपनाया जाएगा। डोनाल्ड भी वहां आ जाता है और जब वो लोग वहां से निकलने लगते हैं तो बाहर डग और डंकन खड़े होते हैं। जेसी डग से रिक्वेस्ट करती है कि वो पाउडर को जाने दे। हैरानी की बात ये है कि डग मान जाता है, शायद इसलिए क्योंकि पाउडर ने उसकी और उसके बेटे की दूरियां मिटा दी। इसी दौरान आसमान में फिर से तूफान शुरू हो जाता है और पाउडर भागता हुआ एक खुले खेत की तरफ दौड़ पड़ता है। सब लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। तभी एक जबरदस्त बिजली की कड़क उसके ऊपर गिरती है और एक तेज रोशनी में वो पूरी तरह से गुम हो जाता है। फिल्म वही खत्म होती है। आसमान में एक आखिरी जोरदार गरज सुनाई देती है और शायद ये बताने के लिए कि पाउडर ने एक बार फिर, हाँ शायद वही, अपने पैंट गीले कर दिए। मेरा मतलब है अब वो ऊपर कहीं जाकर खुदा से मिल गया है। सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशन ऑन करें और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। देखने का बहुत शुक्रिया।